Good afternoon. Today we will see the second poem from your New English book, Flamingo, and the title of this poem is An Elementary School Classroom in a Slum. तो आज जो आपका अंग्रेजी पाठ्यक्रम है नया, उसमें जो दूसरी कविता है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, उसको देखेंगे। सबसे पहले टाइटल को समझते हैं। एलिमेंट्री क्या होता है? एलिमेंट्री का मतलब प्राइमरी। जैसे आपने देखा होगा कि आपके गांव में सरकारी प्राइमरी स्कूल होते हैं, तो इसी तरह एलिमेंट्री स्कूल का मतलब प्राइमरी स्कूल, जहां से बच्चे अपनी शिक्षा प्रारंभ करते हैं। क्लासरूम का मतलब स्कूल का क्लासरूम जिसमें क्लास चलता है। इन अ स्लम, स्लम का मतलब होता है एक ऐसी बस्ती जो झोपड़ियों से बनी हो, जिसमें सारी झोपड़ियाँ हो, जिसको बोलचाल की भाषा में झोपड़पट्टी कहते हैं। तो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम एक प्राइमरी स्कूल का क्लासरूम, और ये स्कूल कहाँ पे स्थित है? इन अ स्लम, एक झोपड़पट्टी वाले एरिया में स्थित। तो एक झोपड़पट्टी में स्थित प्राइमरी स्कूल का एक क्लासरूम। अब ये टाइटल ये बताती है कि इसमें कवि ने एक ऐसे प्राइमरी स्कूल के क्लासरूम का वर्णन किया है जिसमें स्लम एरिया के, झोपड़ी में रहने वाले गरीब बच्चे पढ़ते हैं। इस कविता के जो पोएट हैं वो स्टीफन स्पेंडर हैं। तो बिफोर वी बिगिन दिस पोएम, I should start explaining the poem for you. Let us see the central idea. Stephen Spender has presented a true picture of the life of the school children living in the slum of Tyrolese Valley of Austrian Alpine province. स्टीफन स्पेंडर हैज़ प्रेजेंटेड, ने प्रस्तुत किया है, ए ट्रू पिक्चर, एक सही तस्वीर, एक वास्तविक तस्वीर। किसकी? ऑफ द लाइफ, जीवन की। किसके जीवन की? ऑफ द स्कूल चिल्ड्रेन, स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन, स्कूल जाने वाले बच्चों के। तो इस कविता में जो पोएट स्टीफन स्पेंडर हैं, उन्होंने स्कूल जाने वाले बच्चों के जीवन का एक ट्रू पिक्चर, एक सच्ची तस्वीर खींची है। लिविंग इन द स्लम, और ये बच्चे कहाँ रहते हैं? स्लम में रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं। ऑफ टायरोलीज वैली, और ये झोपड़पट्टी कहाँ पे स्थित है? टायरोलीज वैली में, टायरोलीज घाटी में। घाटी किसको कहते हैं? अगर आपको कभी किसी पहाड़ी क्षेत्र में जाने का मौका मिला हो, तो आपने देखा होगा कि दो पहाड़ की चोटियों के बीच में एक कटोरा नुमा मैदानी हिस्सा होता है, उसको वैली कहते हैं, घाटी कहते हैं। तो ये जो झोपड़पट्टी है, जिसमें रहने वाले, स्कूल जाने वाले बच्चों की ज़िंदगी का वर्णन किया है कवि ने इस कविता में। ये झोपड़पट्टी कहाँ है? टायरोलीज वैली में, टायरोलीज घाटी में। और अभी आपको मैंने बताया कि जो घाटी होती है वो पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, तो स्वाभाविक है यहाँ कोई पर्वत भी होगा। तो ये टायरोलीज वैली कहाँ है? ऑस्ट्रियन एल्पाइन प्रोविंस में। ऑस्ट्रिया एक छोटा सा देश है मध्य यूरोप में, और इस ऑस्ट्रिया देश में जो आल्प्स पर्वत है, उस पर्वत के पास जो स्थित ऑस्ट्रिया का हिस्सा है, उसी के टायरोलीज घाटी में ये स्कूल स्थित है। तो इसको कह सकते हैं कि इस कविता में कवि ने ऑस्ट्रिया के टायरोलीज घाटी में रहने वाले, झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों की, स्कूल जाने वाले बच्चों के ज़िंदगी की एक सच्ची तस्वीर खींची है। The poet has described the real life of school-going children who are living in a slum which is located in Tyrolese Valley of Austria.
द चिल्ड्रन आर इन अ वेरी मिजरेबल कंडीशन, और ये बच्चे बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं, इनकी स्थिति बहुत दयनीय है, गरीबी ने इनकी हालत को बुरा करके रखा है। ड्यू टू देयर पावर्टी एंड इलिटरेसी, और इनका जो मिजरेबल कंडीशन है, इनकी जो दयनीय स्थिति है वो किसके कारण है? ड्यू टू देयर पावर्टी एंड इलिटरेसी, उनकी गरीबी और अशिक्षा के कारण। तो इस हिस्से में रहने वाले जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, और उनकी ये दयनीय स्थिति उनके अशिक्षा और गरीबी के कारण हुई है। दे आर डिप्रेस्ड, ये बच्चे डिप्रेस्ड हैं। डिप्रेस्ड का मतलब परिस्थितियों के बोझ से दबकर स्वाभाविक जीवन न जी पाने की स्थिति होती है, उसको डिप्रेस्ड कहेंगे। तो ये बच्चे आप पहले ही जान चुकी हैं कि ये गरीबी और अशिक्षा से ग्रसित हैं। तो ये बच्चे कैसे हैं? डिप्रेस्ड हैं। दे आर नॉट ओपन टाइप, दे आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ नेचुरली। स्वाभाविक रूप में जैसे बच्चे अपने को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे उनका एक्सप्रेसिव कैरेक्टर होता है, नेचर होता है, ये बच्चे उस तरह के नहीं हैं, जिनको बोलचाल की भाषा में कहते हैं ये बच्चे दब्बू हैं, ये दब चुके हैं, ये परिस्थितियों के मारे हुए हैं और ये दब चुके हैं। देयर पेल फेसेस एक्सप्रेस सैडनेस, और इनका जो चेहरा है तो दे डोंट हैव एनी शाइन ऑन देयर फेसेस, उनके चेहरे पर कोई शाइन नहीं है। उनका चेहरा कैसा है? पेल है। पेल कैसे चेहरे को कहते हैं? जो बीमारी और कुपोषण के कारण जो चेहरा मुरझाया सा लगे, बदरंग लगे, उसको पेल फेस कहते हैं। तो देयर पेल फेसेस, इनका जो बीमार सा चेहरा है, इनके बीमार से दिखने वाले जो चेहरे हैं, एक्सप्रेस सैडनेस, उनसे दुख झलकता है। मानो इनके बीमार से दिखने वाले चेहरे सैडनेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनके चेहरे पर हमेशा दुख और विषाद का भाव है। दे लुक लीन, लीन माने दुबले पतले, ये देखने में दुबले पतले हैं या दुबले पतले दिखाई देते हैं। स्किनी, स्किनी कहते हैं कि दे हैव स्किन ओनली ऑन देयर बॉडी, दे डोंट हैव एनी फ्लैश, उनके शरीर में मांस नहीं दिखता। स्किनी लगता है कि उनके हड्डियों के ऊपर केवल चमड़ा है और वो उसमें कहीं मांस नाम की चीज़ नहीं है। तो स्किनी है। एंड बोनी, बोनी का मतलब हड्डियों का ढांचा। तो ये बच्चे दुबले पतले और हड्डियों के ढांचे मात्र दिखते हैं। दे आर लाइक रूटलेस वीड्स, और ये वीड्स कहते हैं जंगली घास को, या जंगली एक चीज़ तो होता है जिसको हम खाद पानी देकर उगाते हैं, जो चीज़ अपने आप उगाए, अनवांटेड हो, उसको हम बोलेंगे वीड्स। तो यहाँ पे पोएट ने उनकी तुलना की है रूटलेस वीड्स से, ऐसे जंगली पौधे जिनकी जड़ गहरी न हो, तो उनसे ऐसे जंगली पौधों से कवि ने इन बच्चों की तुलना की है। दे आर लाइक रूटलेस वीड्स, ये जंगली उस घास के समान है जिनकी जड़ बहुत गहरी नहीं है, और जिसकी जड़ गहरी नहीं होती है वो क्या होता है? दे कैन ईजिली मूव्ड, उनको बड़े आसानी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो चलायमान होते हैं, दोलायमान होते हैं, उनके अंदर स्थिरता, अडिगता नहीं होती। तो ये बच्चे कैसे हैं? रूटलेस वीड्स की तरह हैं। विच कांट रेसिस्ट एनीथिंग फॉर देयर एग्जिस्टेंस, इस प्रकृति में पेड़ पौधे, जीव जंतु, इंसान सभी क्या करते हैं? अपने एग्जिस्टेंस के लिए वो रेसिस्ट करते हैं, परिस्थितियों का सामना करते हैं। और ये नियम नेचर के अंतर्गत सब पर लागू होता है। लेकिन ये बच्चे इस तरह से हैं जैसे रूटलेस वीड्स हो, जैसे ऐसी जंगली घास हो जिसकी जड़ें बहुत ही कमज़ोर हों, और विच कैन नॉट रेसिस्ट एनीथिंग, ये किसी चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकते फॉर देयर एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व के लिए। अपने अस्तित्व के लिए
ये किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। ये सारी चीज़ें पोएट क्यों कह रहा है इन बच्चों के बारे में? इनके मिजरेबल कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहा है कि देयर कंडीशन इज सो मिजरेबल दैट दे आर वेरी मच लाइक रूटलेस वीड्स विच कैन नॉट फेस एनी अनवांटेड अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ द नेचर फॉर देयर एग्जिस्टेंस। दे आर फिजिकली वेरी वीक। ये फिजिकली का मतलब शारीरिक रूप से, ये शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं। एंड अंडर नरिश्ड, नरिश्ड का मतलब अच्छी तरह से पाले पोसे गए। लेकिन ये कैसे हैं? अंडर नरिश्ड हैं। दे आर नॉट बीइंग रेज्ड प्रॉपरली, दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर फूड, दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर केयर। तो ये कैसे हैं? अंडर नरिश्ड हैं। इनका पालन पोषण उचित नहीं हो रहा है। स्पेंडर वॉइसेस हैव कंसर्न फॉर द चिल्ड्रेन। अब ये इस कविता के जो कवि हैं स्पेंडर, इनका जो स्वर है उसमें इन बच्चों के प्रति चिंता झलकती है। वो इन बच्चों को लेकर चिंतित हैं, फिक्रमंद हैं। who live all their life in slum, जो अपनी पूरी ज़िंदगी झोपड़पट्टी में गुजारते हैं। and have no opportunity to enjoy the real blessings of life, और इनको ज़िंदगी का असली आनंद लेने का अवसर ही नहीं मिल पाता। दे आर नॉट एबल टू enjoy their real life due to their poverty. He makes a frantic appeal, और इसमें इस कविता के माध्यम से जो कवि स्टीफन स्पेंडर हैं, ही मेक्स ए फ्रांटिक अपील, वो फ्रांटिक अपील करते हैं। फ्रांटिक अपील का मतलब इमोशनल अपील, एक भावुक अपील करते हैं लोगों से, भावुक विनती करते हैं टू द एजुकेटेड, शिक्षित लोगों से, एंड एफ्लुएंट, और समाज के जो धनी मानी लोग हैं, संपन्न लोग हैं, उनसे, टू बेटर द लॉट ऑफ द स्लम चिल्ड्रन। किसकी अपील करते हैं? कि वो मिल कर के इन बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाएं। मानो कवि ये कहना चाहता है कि दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेटेड एंड एफ्लुएंट पीपल इन द सोसाइटी to make the lives of the children better than they are living. It will remove social injustice and class inequality. और वो कहते हैं कि जो समाज के शिक्षित और संपन्न लोग हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि इन बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। कैसे? उन्हें शिक्षित करके, थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के जरिए। इट विल रिमूव सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटी, और यदि वो ऐसा करते हैं, इन बच्चों को एजुकेट करते हैं, तो इट विल रिमूव सोशल इनजस्टिस, इनके ऊपर जो सामाजिक अन्याय हो रहा है उससे ये बचेंगे, एंड क्लास इनइक्वलिटी, और जो वर्ग भेद है समाज में, क्लास के आधार पर लोगों को छोटा बड़ा माना जाता है, ये जो विषमता है ये ख़त्म होगी अगर ये लोग इन बच्चों को एजुकेट करें। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। तो मैं फिर से इसको सम अप करूं कि इसमें कवि ने टायरोलीज़ वैली में झोपड़ी में रहने वाले बच्चों की, जो स्कूल जाते हैं, उनकी दयनीय दशा का वर्णन किया है। ये बच्चे अंडर डेवलप्ड हैं, माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, कुपोषित हैं, अविकसित हैं। हड्डियों देखने में ये बड़े दुबले पतले और हड्डियों के ढांचे मात्र लगते हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं। इन्हें ज़िंदगी का असली आनंद लेने का कभी अवसर ही नहीं मिला, और अंत में कवि समाज के शिक्षित और संपन्न वर्ग से अपील करता है कि उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इन बच्चों को शिक्षित कर इनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, और अगर वो इनको शिक्षित करते हैं तो इनके ऊपर जो सामाजिक अन्याय हो रहा है या जो ये सामाजिक विषमता के शिकार हैं, उससे इनको मुक्ति मिल सकती है। अब आइए इसका फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रंस फेसेस,
तो कवि शुरू करता है उन बच्चों की जो मिजरेबल लाइफ है, उनका जो मिजरेबल कंडीशन है, उसको एक्सप्लेन करने से ये कविता शुरू की जा रही है। तो सबसे पहले कवि उनके फेसेस को एक्सप्लेन करता है कि उनके फेसेस कैसे हैं। ये जो झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चे हैं, जो टायरोलीज वैली के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने आते हैं, उनके चेहरे कैसे हैं। तो कवि कहता फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, इनके चेहरे कैसे हैं। फार फार, फार फार का 2 बार प्रयोग किया गया है, और पोएम में जब किसी शब्द को 2 बार लगातार प्रयोग किया जाता है, एक सातत्य में जब 2 बार उसको प्रयोग किया जाता है, तो उसका सीधा सा मतलब होता है कवि किसी बात पर जोर देना चाहता है। तो यहाँ किस चीज़ पर जोर दिया गया है? बच्चों के चेहरे पर। उनके ये जो बच्चे हैं, इनके चेहरे कैसे हैं? फार फार, बहुत दूर हैं। किससे? फ्रॉम गस्टी वेव्स। गस्टी माने पावरफुल, स्ट्रांग, वेव्स माने समुद्र की लहरें। बड़ी विचित्र बात है, बच्चों के चेहरों की तुलना किससे की जा रही है? समुद्र के लहरों से। भला समुद्र के लहरों और इन बच्चों के चेहरों की तुलना एक अजीब सी बात लगती है, लेकिन इन दोनों में जो तुलना का आधार है वो क्या है? गस्टी वेव्स, पावरफुल लहरें। तो कवि ये कहना चाहता है कि जिस तरह से समुद्र की लहरें पावरफुल होती हैं, उसी तरह से ये बच्चे उम्र के जिस पड़ाव में हैं, इनके चेहरे पर, इनके चेहरे को देख करके समुद्र की उन्हीं स्ट्रांग वेव्स की याद आनी चाहिए। इनका चेहरा इतना पावरफुल दिखना चाहिए, उस पर इतनी ऊर्जा दिखनी चाहिए जैसे समुद्र की लहरों में होता है। लेकिन इन बच्चों के चेहरे कैसे हैं? फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। समुद्र की जो ताकतवर लहरें हैं, उनमें जितनी ऊर्जा दिखती है, उस ऊर्जा का इनके चेहरों पर अभाव है। तो इनके चेहरे समुद्र की जो पावरफुल, ताकतवर, स्ट्रांग जो वेव्स हैं, उनसे बहुत दूर है। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन देयर फेसेस एंड द स्ट्रांग वेव्स ऑफ सी। और इनके चेहरे कैसे हैं? लाइक रूटलेस वीड्स। ये बच्चे कैसे हैं? दे आर वेरी मच लाइक अनवांटेड वीड्स, अनवांटेड एंड रूटलेस वीड। ये ऐसा लगता है कि ये रूटलेस हैं। रूट क्या है? रूट क्या है? संपन्नता, शिक्षा, ये हमारी क्या है? रूट है। ये जो मनुष्य है, जो मानवता है, उसका रूट क्या है? शिक्षा और संपन्नता। तो इन दोनों में, इन बच्चों में इन दोनों चीज़ों का अभाव है। इसीलिए कवि कहता है लाइक रूटलेस वीड्स, ये बच्चे जड़ विहीन जंगली घास की तरह हैं, अनवांटेड प्लांट की तरह हैं। द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, और इनके जो बाल हैं, टर्न राउंड का मतलब स्प्रेड राउंड, फैले हुए हैं। राउंड देयर पैलर, यहाँ पैलर का मतलब पेल फेसेस। इनका जो फीका सा चेहरा है, जो बेजान सा, बेनूर चेहरा है, जिस चेहरे को पर कोई आकर्षण नहीं है, इनके ऐसे चेहरों पर चारों तरफ इनके बाल बिखरे हुए हैं। यहाँ क्या कवि कहना चाहता है? दे डू नॉट नो द पर्सनल हाइजीन, दे आर नॉट टॉट हाउ दे कैन मेंटेन देयर हेयर। ये अपने बालों को मेंटेन नहीं करते, उनको कॉम नहीं करते। इनके बाल बुरी तरह से इनके बेजान और बेरंग चेहरे पर फैले हुए हैं। अब कवि की नज़र क्लासरूम के एक लड़की पे पड़ती है। ये लड़की कैसी है? टॉल है, लंबी है। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, इसमें जो लंबी लड़की है, जो लंबे कद की लड़की है, विद हर वेट डाउन हेड, इसका जो हेड है, इसका जो सर है, लगता है भार के कारण झुक गया है। वेट डाउन का मतलब, वे माने होता है भार, वेट माने भार, वेट डाउन का मतलब भार से झुक गया है। यहाँ कवि क्या कहना चाहता है
ये बच्चे जिस उम्र में हैं, इसी उम्र में इनके सर पर इतना बोझ आ गया है कि उस बोझ से इनका चेहरा झुका हुआ है। देयर हेड्स आर नॉट रेज्ड, इनके चेहरे उठे नहीं हैं, इनके चेहरे मानो बोझ से झुके हुए हैं। यहाँ दो तात्पर्य हो सकता है, या तो ये अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, ये अपनी गरीबी के कारण, अपनी अवस्था के कारण, जिस अवस्था में ये जी रहे हैं, ये शर्मिंदा हैं। तो ड्यू टू दैट शेम दे आर नॉट एबल टू रेज देयर हेड। उस शर्म के कारण इनका चेहरा झुका हुआ है, ये अपने सर को उठाकर नहीं रख सकते। लेकिन जो लिटरल मीनिंग है वेट डाउन का मतलब बोझ के कारण, इसमें जो टॉल गर्ल है उसका जो सर है वो बोझ से झुका हुआ है, अर्थात उसके सर पर इसी उम्र में जिम्मेदारियों का इतना बोझ आ गया है कि उसका सर झुका हुआ है। द पेपर सेमिंग बॉय, अब कवि की नज़र एक दूसरे लड़के पर पड़ती, अभी लड़की पर पड़ी, उसका चेहरा, उसका सर झुका हुआ है बोझ से या शर्म से। अब उसकी नज़र एक बॉय पे पड़ती है, क्योंकि क्लास में तो गर्ल्स और बॉय सभी रहते हैं। तो कहता है, कवि कहता है कि द पेपर सेमिंग बॉय, यहाँ तो हद हो गई। एक फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ होता है? जब हम किसी चीज़ का वर्णन असामान्य रूप से करते हैं। जैसे किसी युद्ध का वर्णन करते हुए ये कहा जाए कि उस युद्ध में खून की नदियाँ बह गईं, तो कितना भी खून बहे लेकिन कभी खून से नदियाँ नहीं बन सकती। ये क्या है? हाइपरबोल है। तो यहाँ पे ठीक उसी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हुए कवि कहता है कि द पेपर सेमिंग बॉय। अब इस क्लासरूम में एक लड़का है जो देखने में पेपर जैसा लग रहा है। जितना पतला पेपर होता है, लाइक दिस पेपर, जितना पतला पेपर होता है ये लड़का उतना पतला है, अर्थात अत्यधिक दुबला पतला, एक्सट्रीमली लीन एंड थिन। द पेपर सेमिंग बॉय विद रैट्स आईज। तो ये जो बहुत दुबला पतला पेपर जैसा दिखने वाला बच्चा है, इसकी आंखें कैसी हैं? रैट की तरह है, चूहे की तरह इसकी आंखें हैं। इसका मतलब क्या? कभी आपने चूहे को देखा हो ध्यान से, तो चूहे की पूरी बॉडी में उसकी बड़ी बड़ी आंखें दिखती हैं। तो जब कोई बहुत दुबला पतला हो जाता है तो उसके बॉडी में सिर्फ उसकी आंख दिखती है, क्योंकि आंख ही एक ऐसी चीज़ है जो दुबली पतली नहीं होती। आदमी कितना भी दुबला पतला हो जाए, उसकी आंख की साइज़ वही रहेगी। तो यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि एक लड़का क्लासरूम में ऐसा है जो पेपर की तरह दुबला पतला है, लेकिन उसकी आंखें कैसी हैं? रैट जैसी हैं, चूहे जैसी हैं। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। अब ये जो बच्चे हैं, वो टॉल गर्ल और ये जो पेपर सेमिंग बॉय है, ये क्या है? स्टंटेड अनलकी एयर है। एयर है, एयर माने उत्तराधिकारी। जैसे हम क्या हैं? हम लोग अपने माँ बाप के एयर हैं, उत्तराधिकारी हैं। हमारे माँ बाप की जो संपत्ति है वो हमको विरासत में मिलेगी, क्योंकि हम उनके उत्तराधिकारी हैं। तो ये जो बच्चे हैं ये उत्तराधिकारी हैं ये भी, लेकिन किसके हैं और कैसे उत्तराधिकारी हैं? उत्तराधिकारी के दो एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, स्टंटेड और अनलकी। ये अपने माता पिता के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन कैसे उत्तराधिकारी हैं? स्टंटेड। स्टंटेड का मतलब अविकसित, पूरी तरह से ये विकसित नहीं है। इनको देखकर ऐसा लगता है कि इनका विकास पूरी तरह से नहीं हुआ है। दे आर नॉट प्रॉपरली रेज्ड, दे आर अनडेवलप्ड। और कैसे हैं? अनलकी, अभागे हैं ये भाग्यशाली नहीं हैं। तो ये अविकसित और अभागे उत्तराधिकारी हैं, एयर हैं। किसके? आप ट्विस्टेड बोन्स। ऐसे माता पिता के ये अभागे और अविकसित उत्तराधिकारी हैं जिनकी बोन्स कैसी रही हैं? ट्विस्टेड रही हैं, ऐंठी रही हैं, अर्थात जिनकी हड्डियां विकृत रही हैं। वो सामान्य हड्डियों वाले इसके माता पिता नहीं थे। ऐसा कह के कवि क्या कहना चाहता है? कवि मानो ये कहना चाहता है
कि इनके परिवार में गरीबी इनको विरासत में मिली है। इनके माता पिता भी गरीब रहे, वो भी अविकसित रहे, उनका भी उचित पालन पोषण नहीं हुआ, जिसके कारण उनकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई थीं। तो उन्हीं टेढ़ी मेढ़ी ट्विस्टेड बोन्स वाले जो पेरेंट्स थे, उनके ये स्टंटेड और अनलकी एयर हैं, उनके ये अविकसित और अभागे उत्तराधिकारी हैं। रिसाइटिंग ए फादर्स ग्नार्ड डिजीज, और ये क्या करते हैं, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, रिसाइटिंग, ये रिपीटिंग, रिसाइटिंग का मतलब रिपीटिंग, मानो दोहरा रहे हैं, अर्थात इनके माता पिता को भी ये बीमारी रह चुकी है और इनको भी ये बीमारी हो गई है, तो इन्होंने अपने माता पिता की बीमारी को मानो रिपीट कर दिया है। दे आर रिपीटिंग द डिजीज ऑफ देयर पेरेंट्स। तो रिसाइटिंग ए फादर्स ग्रनाल्ड डिजीज, तो ये अपने पिता की, ग्रनाल्ड डिजीज क्या होता है, एक ऐसी बीमारी, ग्रनाल्ड का मतलब गांठों वाली, फुल ऑफ नॉट्स। तो ये अपने पिता के गांठों वाली बीमारी को, जिसमें शरीर में जगह जगह गांठें बन जाती हैं, और ये बीमारी उनको होती है जिनको अच्छी खुराक खाने को नहीं मिलती, जिनके खाने में विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल्स, फैट्स आदि का अभाव होता है, उनको ये बीमारी होती है। तो ये जो बच्चे हैं, दे आर रिपीटिंग द डिजीज ऑफ देयर फादर, ये अपने माता पिता के बीमारी को मानो रिपीट कर रहे हैं। और किस बीमारी को, ग्रनाल्ड डिजीज, उस बीमारी को जिसमें शरीर में जगह जगह कुपोषण के कारण गांठें बन जाती हैं। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और ये बच्चा जो अपने माता पिता का अभागा और अविकसित उत्तराधिकारी है, जो अपने पिता की बीमारी को मानो रिपीट कर रहा है। कौन सी बीमारी को, जिसमें बॉडी में जगह जगह गांठें बन जाती हैं। ये बच्चा क्या कर रहा है, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, ही इज़ प्रिपेयरिंग हिज लेसन, वो अपनी पढ़ाई कर रहा है। कहाँ से, फ्रॉम हिज डेस्क, सिटिंग ऑन हिज बेंच, अपने बेंच और डेस्क पर बैठ करके। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, अब पोएट की नज़र एक तीसरे बच्चे पर पड़ती है, कहता है एट बैक ऑफ द डिम क्लास, डिम क्लास के पीछे। अब डिम क्लास क्या है, इन बच्चों का जो क्लासरूम है, इट इज़ नॉट प्रॉपरली लाइटेड, उसमें प्रकाश का उचित इंतज़ाम नहीं है। डिम माने होता है मध्यम, डिम का मतलब जहाँ रोशनी कम हो। तो एक बच्चा बैठा हुआ है कहाँ, क्लासरूम के एकदम पीछे वाले हिस्से में, जहाँ प्रकाश नहीं है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, अंधेरे क्लास के पिछले अंधेरे हिस्से में, वन अननोटेड, एक बच्चा बैठा है, और वो कैसा है, अननोटेड, उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। और किसी पर ध्यान कब नहीं जाता, जब वो आकर्षित नहीं होता, आई कैचिंग नहीं होता। तो जो क्लास का, जो डिम क्लास का बैक है, अंधेरे में डूबे हुए क्लासरूम का जो पिछला वाला हिस्सा है, उसमें एक बच्चा अननोटेड बैठा हुआ है। नोबडी इज पेइंग अटेंशन टू दैट बॉय, ही इज सिटिंग साइलेंटली एट द बैक ऑफ द क्लासरूम वेयर देयर इज नो प्रॉपर लाइट। लेकिन ये बच्चा कैसा है, अननोटेड तो है, nobody is taking notice of him, लेकिन कैसा है, स्वीट है, बहुत प्यारा बच्चा है, एंड यंग, और युवा है। लेकिन his eyes live in a dream, लेकिन उसकी आँखों को देखकर लग रहा है कि उसकी आँखें, लिव का मतलब खोई हुई हैं, आर लॉस्ट, खोई हुई हैं। किसमें, इन अ ड्रीम, एक सपने में। उसको देखकर लग रहा है मानो उसकी आंखें कोई सपना देख रही हैं। और वो सपना किसकी देख रही हैं, ऑफ स्क्विरल्स गेम, गिलहरियों वाले खेल का सपना देख रही हैं। अब गिलहरियों का खेल क्या है, गिलहरियाँ कौन सा खेल खेलती हैं, गिलहरियाँ पेड़ों के इस डाल से उस डाल पर उछल कूद का खेल खेलती हैं। वो आदमी की तरह क्रिकेट और फुटबॉल तो खेलेंगी नहीं। तो ये जो बच्चा है जो अंधेरे में डूबे हुए क्लासरूम के पिछले हिस्से में बैठा है,
जिस पर किसी की नज़र नहीं पड़ रही है, जो बहुत प्यारा और युवा है। इसकी आंखें देखकर लगता है कि इसकी हिज आइज आर लॉस्ट इन अ ड्रीम, एक सपना देखने में उसकी आंखें व्यस्त हैं। और ये सपना कैसा है? ऑफ स्क्विरल्स गेम, मानो वो बाहर पेड़ों पर फुदक रही गिलहरियों के खेल को का सपना देख रहा है। अर्थात वो चाहता है कि मैं इस क्लासरूम से निकलकर गिलहरियों की तरह बाहर जाकर मैं भी उछलूं कूदूं। ये है स्क्विरल्स गेम। तो दिस बॉय, इट सीम्स दैट ही वांट्स टू गो आउट ऑफ द क्लास एंड प्ले इंडिपेंडेंटली इन द गार्डन वेरी मच लाइक ए स्क्विरल। जैसे गिलहरियाँ खेलती हैं वैसे वो उछल कूद कर सके। कहाँ पे? इन ट्री रूम। अब अभी बात किसकी हो रही है? क्लासरूम की। लेकिन ये बच्चा क्या चाहता है? गिलहरियों का खेल कहाँ खेलना चाहता है? इन ट्री रूम, बाहर जो ट्रीज़ हैं उनकी छाँव में। यहाँ ट्री रूम का मतलब पेड़ों की छाँव। तो जो पेड़ है बाहर, तो क्लासरूम से निकल करके वो ट्री रूम में जाकर गिलहरियों का खेल खेलने का सपना मानो देख रहा है। अदर दैन दिस, और ये जो ट्री रूम है इस क्लासरूम से भिन्न है, अदर दैन दिस है। तो द पोएट वांट्स टू से देयर इज अ बॉय हु इज वेरी स्वीट, यंग बट अननोटिस्ड। ही वांट्स टू गो आउट फ्रॉम द क्लासरूम टू द ट्री रूम एंड प्ले लाइक स्क्विरल्स। वो गिलहरियों की तरह खेलना चाहता है। सो वी विल स्टॉप आवर क्लास हियर। Remaining stanzas we will see any time in the evening hours, and I will let you know the time. Thanks.